तो हमने हमारे लास्ट पार्ट में देखा था कि ये गुटेनबर्ग के आने की वजह से ये प्रिंटिंग प्रेस कितनी ज्यादा बनने लग गई थी। ठीक है, लोगों तक किताबें पहुंचने लग गई थी, सब लोगों को पढ़ने का मौका मिलने लगा। ठीक है, हर जगह ये बुक वगैरह बिकने लग गई थी, तो ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था, ये जो छपाई का काम था अलग अलग जगह पे फेमस हो गया। तो ये मुद्रण क्रांति क्यों बोला गया, ये रिवॉल्यूशन क्या हुआ है? रिवॉल्यूशन का मतलब, क्रांति का मतलब क्या होता है? जब भी किसी एक चीज की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आता है ना कहीं पर, तो उसको हम क्रांति बोलते हैं। तो पता है, ये प्रिंटिंग के आने की वजह से पता है क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले तो लोगों की जिंदगी पे चेंजेस आए। लोगों की जिंदगी पे क्या चेंजेस आए? इसने ना जैसे नॉर्मल, जैसे हम पहले जैसे रहते थे, प्रिंटिंग के आने की वजह से वो बदलाव आने लगे। जैसे कि पहले लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़ने का मन भी नहीं करता था, क्या पढ़े, कुछ था नहीं। ये जब से लोगों के पास ये पढ़ने का सामान आने लग गया, किताबें आने लग गई, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो एक एजुकेशन लिटरेसी, ठीक है, ये इंक्रीज हुई। दूसरा ये था, जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज, लोगों को ज्ञान आने लगा। अब एक इंसान तक सीमित नहीं था ज्ञान, मुझे कोई चीज पता है, ठीक है, अब वो मुझ तक सीमित नहीं थी, 10 लोगों तक पहुंचने लगी, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होने लगा। किसके बीच में? एक तो ज्ञान के बीच में, ठीक है, और अलग अलग अथॉरिटी के बीच में। मतलब हम सबसे बात कर सकते हैं, ज्ञान है तो हम किससे बात नहीं कर सकते, तो एक तरह से ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि देखने का नजरिया हमारा एकदम बदल गया चीजों को। आज हम देखते हैं कि आज से अगर हम 50 साल पहले देखें या कुछ साल पहले देखें, तो हमें पता भी नहीं था कि मोबाइल फोन नाम की जैसी चीज भी कोई एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन आज हम देखते हैं कितना नॉर्मल सी चीज है। उस टाइम पे भी प्रिंटिंग के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन आ जाएगा या कुछ। लेकिन लोगों के देखने का नजरिया बदल गया, तो इसलिए हमने इस चीज को क्रांति बोला है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले तो नया पाठक वर्ग खुल गया। अब कैसे? अब देखो, पहले जो काम हमारे स्क्रिप्ट्स करते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और इतना ज्यादा हो भी नहीं पाता था वो काम, डिमांड सप्लाई मीट नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो क्या होने लगा, जब ये न्यू टेक्नोलॉजी आई, ये एकदम प्रिंटिंग कल्चर आया, इसकी वजह से नई काफी ज्यादा किताबें छपने लग गई, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस हो गई, तो जिसकी वजह से ना दाम कम होने लग गए, जो कॉस्ट थी ना हमारी, वो क्या होने लगी, कम होने लग गई। प्रिंटिंग की स्पीड क्या थी, बढ़ने लग गई। पहले जहां हमारी 50 किताबें वो मार्केट में आती थी, अब 1000 आती हैं। ठीक है, तो मतलब अब 1000 लोग पढ़ सकते हैं, तो काफी लोगों तक ये चीज पहुंचने लगी। और अगर हम इसमें भी बात करें, तो क्या था, जब ये माहौल आ रहा था ना, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये जो पहले तो मैं बात करूंगी, जो अमीर लोग थे, जो कुछ अमीर वर्ग के लोग थे, ठीक है, वो लोग किताबें खरीद लेते थे, ठीक है, वो रीड कर लेते थे, वो ज्ञानी बन जाते थे। ठीक है, और उन लोगों को लोग पूछते थे, बाकी के जो लोग थे उन्हें पढ़ना आता था, पर वो किताबें नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, पहले ऐसा होता था, लेकिन बाद में भी ये सारी चीजें नॉर्मल हुई। तो जब पहले का जमाना क्या था, सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे, बाकी ये लोग अपना कैसे काम चलाते थे, क्या करते थे, एक बंदे के पास किताब होती थी, ठीक है, वो एक ऑडियंस को गैदर कर लेता था, लोगों को बुला लेता था, फिर वहां उसमें बोलकर बोलकर वो लोगों को ज्ञान देता था, लोगों को चीजों के बारे में बताता था। क्या क्या बताता था? गाथा नीत, ठीक है, हमारे जो वो होते ना, शौर्य गाथा हो गई, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पर आए, लड़ाई जीत, इन सब के बारे में मुंह से बोल के बताया जाता था। लोक कथाओं के बारे में, अपने रिलीजियस के बारे में बताया जाता था बोलकर। ठीक है, पहले ये देखा जाए तो अगर हम पढ़े, छापा खाने के साथ एक नया पाठक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पाठक वर्ग का उदय हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो लिटरेट नहीं थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं थे। एक मैं यहाँ पॉइंट इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में आगे कुछ बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए, स्कूल कॉलेज ये सब बने, वो इसका एक पार्ट है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी पाठक वर्ग का उदय हुआ, लोगों में पढ़ने की दिलचस्पी आना शुरू हुई, लोगों को जानने की इच्छा होने लगी। ठीक है, फिर मुद्रकों ने लोकप्रिय गाथा गीत, लोक कथाओं और चित्रों के साथ सचित्र पुस्तकें प्रकाशित करना शुरू कर दिया, ताकि एक मौखिक रूप से मुद्रा संस्कृति में संक्रमण को सक्षम बनाया जा सके। मौखिक रूप से क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, कुछ लोग नहीं खरीद सकते थे किताबें, अमीर लोग खरीद सकते थे, ये लोग नहीं खरीद सकते थे। तो जिसकी वजह से मौखिक रूप से लोगों को बताया जाने लगा, अलग अलग स्टोरीज बताने लगे लोगों को। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये कल्चर एडवांस होता गया, प्रिंटिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, पर कुछ ऐसा भी था कि डिबेट शुरू होने लग गए, बहस भी शुरू होने लग गई थी। ठीक है, बहस शुरू होने लगी, साथ ही साथ लड़ाई झगड़े का कारण भी बनने लगा। अब इसकी भी एक स्टोरी है, अब वो स्टोरी क्या है?
अब प्रिंट के आने की वजह से क्या था, लोग अपने अपने विचार, ओपिनियन वो पब्लिश कर सकते थे, दूसरे लोगों को बता सकते थे लिखने के जरिए। जैसे आज आप देखोगे एक सेंसरशिप नाम की चीज होती है। सेंसरशिप में क्या होता है, जो अथॉरिटी होते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, वो ये बोलते हैं तुम हमारे अगेंस्ट में कुछ पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें लिखना है लिखो, लेकिन हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर लिखोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये होगा, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो पहले क्या होने लगा, जब ये प्रिंटिंग कल्चर पॉपुलराइज होने लगा, लोग अपने भावों को प्रकट करने लगे, ओपिनियन को प्रकट करने लगे। ठीक है, इवन जैसे जो मुनार्क है, ठीक है, अब ये जो मुनार्क के बारे में अगर मैं बताऊं कि एक ही बंदा है, वो राजा है, और उसके हाथ में सारी पावर है, लोगों के पास में कंट्रोल नहीं है, तो कुछ लोग इनका क्या अगेंस्ट जाने लगे। अगेंस्ट अब कैसे जाएं, और लोगों को कैसे बताएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो इस तरह से ना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। और जो डर बन रहा था किन लोगों के बीच में, डर किन लोगों के बीच में बना था, जैसे समझ लो ये मुनार्क हो गए, जो लोग अथॉरिटी के थे, राजा महाराजा होते, वो लोग डर में आ गए कि यार अब ये लोग तो हमारे अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, है ना, और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकते हैं। अब अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ, मैंने लिखा इस बंदे के बारे में ऐसा ऐसा है ये, और हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, और मैंने 10 लोगों को, 10 तो क्या मतलब बहुत सारे लोगों तक वो चीज पहुंच गई, तो सब लोगों के दिमाग में वो एक चीज बनने लग जाती है कि हाँ यार हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमें विरोध करना चाहिए, कुछ इस टाइप से। तो एक जरिया बन गया था ये लोगों को उकसाने का। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो पावर में लोग थे, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा, तो ये लोग क्या करने लगे, इन लोगों ने ये जो राजा वगैरह थे, ये लोग अगेंस्ट थे बेसिकली इस चीज के, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ये लोग लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लिखने के जरिए। तो इन लोगों ने सोचा कि एक तरह से लोगों के दिमाग में ये थॉट आ रहा है रिलीजियस के। अब जैसे समझ लो किसी ने कोई रिलीजन की किताब पढ़ी, ठीक है, रिलीजन की किताब पढ़ी, और उसने इंटरप्रेट अपना ओपिनियन छापा कि हाँ हाँ इस तरह से है, तो इन लोगों को डर, जो पावर में थे उन लोगों को ये डर लगने लगा कि यार ये तो अपनी मनमानी से कुछ भी छाप सकते हैं, मतलब जो एक्चुअल रिलीजियस चीज है वो तो वो हम कंजर्व करके नहीं रख सकते हैं। दूसरा ये था रेबिलियस, रेबिलियस थॉट भी आने लग जाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े वाले कि हाँ यार इनके अगेंस्ट जाते हैं, इनका विनाश करते हैं, तो जिसकी वजह से एक ये डर फैल रहा था। बेसिकली कौन थे, एक तो थे हमारे मोनार्क हो गए, ठीक है, आर्टिस्ट भी हो गए, जो राइटर थे उनको भी डर था, क्योंकि अब उनकी वैल्यू तो रही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बार अपना काम कर दिया, वो छपे ही जा रहे छपे ही जा रहे, तो उनकी वैल्यू इतनी ना रह नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि लोग अपने अपने ओपिनियंस बोल रहे थे। तो वहीं अब आते हैं हमारे ये मार्टिन लूथर, अब इनके बारे में हम जानेंगे। अब इनको प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्यों बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट क्या है, धर्म सुधार क्यों बोलते हैं, इसकी एक स्टोरी है पूरी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या था, ये जो मार्टिन लूथर है ना, ये 1570 में अगर मैं बात करूं, ये एक ना रिलीजियस वो थे, रिफॉर्मर थे। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म मतलब धर्म सुधार। बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात में करूं, जो पॉजिटिव चेंज लाते हैं किसी भी धर्म में, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने सती प्रथा, जो एक रिलीजन था काफी टाइम से फॉलो होते हुए आ रहा था, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, उसको खत्म किया। खत्म करने के लिए उन्होंने भी लिखा ही होगा, लोगों को बताया होगा इस चीज के बारे में कि ये जो भी चीज हो रही है हमारे साथ क्या है, ये बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने ना 95 थीसिस लिखी थी। थीसिस मतलब अपने ओपिनियन, अपने थॉट, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो चर्च हमारे साथ कर रहा है। अच्छा, पहले मैं ये बता देती हूँ, इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी, अपने थॉट्स लिखे थे। किसके अगेंस्ट लिखे थे, बेसिकली इन्होंने चर्च में जो चीज चलती है ना, जैसे चर्च की अलग रिलीजन्स होते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, रोमन कैथोलिक एक चर्च था, ठीक है, वहां पे जाके इन्होंने अपने ये जो भी थीसिस वगैरह थी वो जाके चिपकाने लग गए, तो लोग पढ़ने लग गए। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मानते थे जो ये चीज होती है इनके रिलीजन में, ये क्रिश्चियन के रिलीजन में इनके अलग ओपिनियंस थे। क्योंकि जैसे ये चर्च वाले क्या करते थे, ये जो पोप वगैरह होते थे लोगों को बोलते थे हाँ तुम पैसे दो, तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, गॉड माफ कर देंगे। तो ये एक ऐसा कुछ था जिसके ये अगेंस्ट से इन्होंने बोला अच्छा गलती करके भगवान कैसे माफ कर सकते, कुछ भी तुम अपना नया रिलीजन बता रहे हो। तो इन्होंने एक तरह से डिबेट करना शुरू कर दिया, इसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया कि यार तुम एक रिलीजन का अलग ही पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, इनके अलग ओपिनियंस थे। तो ये सारी चीजें होने लगी, और इन्होंने क्या किया, फाइनली चैलेंज किया चर्च को कि हाँ भाई चलो डिबेट करते हैं, फिर पता चलेगा कि किसकी बात में क्या वो है, मेरे ये ओपिनियंस है, आपके ये ओपिनियंस है, तो कुछ तो फिर इन्होंने ना बाद में अपना सेक्ट शुरू करने का वो किया,
सेक्ट क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है जैनिज्म में ना दो तरीके के सेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं हमारे श्वेतांबर और दूसरे होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर बेसिकली व्हाइट कपड़े पहनते हैं, इनका अलग मानना होता है कुछ चीजों को लेकर, और दिगंबर क्या होते हैं, वो कोई कपड़े नहीं पहनते। वैसे अगर मैं बात करूँ इस्लामिक धर्म की तो सिया और सुन्नी होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी अपना एक नया सेक्ट शुरू किया। एक तो पहले एक तो थे हमारे कैथोलिक थे, ठीक है, ये क्रिश्चियन में भी जो नया सेक्ट में बता रही हूँ, एक तो थे कैथोलिक्स और दूसरे इनके बन गए थे प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने एक ये नया शुरू किया। अब अगर थोड़ा हम रीड करें, रीडिंग में क्या लिखा है। मार्टिन लूथर ने 1517 में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रथाओं और कुरीतियों की आलोचना करते हुए न्यायनेव शोध प्रबंध किया। ठीक है, इसने गिरजाघर को अपने विचारों पर बहस करने की चुनौती दी। मतलब बेसिकली चर्च वगैरह को क्या इसने डिबेट के लिए बुला लिया। अच्छा, अब इसमें हम ये क्यों पढ़ रहे, प्रिंट का क्या रोल था इसमें, प्रिंट कहाँ से आ गया। बेसिकली इन्होंने जो लोगों को बताया था ना कि मेरे ये ओपिनियन है, मेरे मायने है, तो इन्होंने जो किताबें लिखी थी, जो भी इन्होंने लिखी थी, वो बहुत ज्यादा फैलने लग गई। इन्होंने काफी ज्यादा लिखा, लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया, मार्केट में भी वो आने लगा, तो लोगों को इन्होंने बताने लगा। और उनकी एक ही स्टेटमेंट थी कि प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। मतलब कि जो ये प्रिंटिंग का जो कल्चर है, ये जो मुद्रण है, ठीक है, इसका जो ये जो मुद्रण आया है हमारे देश में, या कैसा भी ये जो कल्चर आया, ये जो रिवॉल्यूशन है, ये ना बहुत बड़ा गिफ्ट है गॉड की तरफ से। अगर हम माने तो गॉड की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इनका ये मानना था, काफी बिलीव करते थे उस सिस्टम में। फिर क्या हुआ, हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि ये मुद्रण और प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब अगेंस्ट कैसे हुआ, वो जो डिबेट था, लोग क्या करने लगे। तो क्या हुआ, रोमन चर्च ने विधर्मी विचारों को दबाने के लिए अपनी जांच शुरू करी और 1558 से प्रतिबंधित किताबों की एक सूची रखना शुरू किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि जो बेसिकली जो लोग इनकी रिलीजियस को लेकर आवाज उठाते थे ना, उनको दबाना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे एक और पर्सन है, उसकी अगर मैं कहानी बताऊं तो वही, जैसे समझो मैंने अगर कोई किताब पढ़ी, ठीक है, और रिलीजियस की किताब है जो बेसिकली ओपिनियंस को जन्म देती है, जो लोग अलग अलग सोच सकते हैं, ठीक है, मैंने वो पढ़ी और आपने कुछ और पढ़ी, तो आपके अलग ओपिनियन होंगे, मेरे अलग होंगे, तो दोनों का मायना क्या होगा, अलग अलग। तो वैसे अगर मैं किसी आदमी की बात करूं यहाँ पर, तो उनका नाम था मिनोचियो। ठीक है, ये बेसिकली मिलर थे। मिलर मतलब जो ये मिल में काम नहीं करते, जो दाल की मिल हो गई, गेहूं की मिल, आटा चावल, तो इसमें ये इटली में काम करते थे। इनका नाम था मिनोचियो। ठीक है, तो क्या इनका जो इंटरप्रिटेशन था बाइबल को लेके, रिलीजन को लेके ना, वो थोड़ा अलग था। ठीक है, तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने काफी ज्यादा, पहले तो मैं ये बताऊंगी, पहले तो इन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया, बुक्स पढ़ने की इन्होंने हैबिट डाली, इन्होंने अपने आप को एजुकेट करा, बहुत ज्यादा ज्ञान लिया। फिर उन्होंने जो बाइबल का ना मैसेज अपनी तरफ से कुछ अलग बताया। बाइबल इन्होंने पढ़ी, ठीक है, इन्होंने बाइबल में जो लिखा था, इन्होंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा चीज है और ये बाइबल में ये बोला गया है। तो इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, जिसकी वजह से ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इन्हें लगने लगा यार कोई भी बंदा आएगा अपने ओपिनियन देने शुरू कर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, लोगों को दबाना शुरू किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, मैंने आपको बताया था, जैसे फिर उन्होंने मिनोचियो को क्या कर दिया था, मार दिया था, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ना एक इंडेक्स मेंटेन कर दिया, ऐसी किताबें जिनको हम पब्लिश नहीं करेंगे, जिनको एक सूची बनाना शुरू कर दिया, प्रतिबंधित किताबों का प्रोहिबिट कर दिया कि नहीं, ये ना ही प्रिंट होगी, ना ही लोग इसे पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं। तो एक इन्होंने ऐसी सूची बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ताकि ये पब्लिशर्स जो बुक पब्लिश करते, जो बुक लिखते, उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो यहीं पे हमारे ये वाला पार्ट खत्म होता है।